आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी ज्योमेट्री का 13 वीडियो में क्या देखेंगे। हम लोग के पढ़ना है समरूप त्रिभुज, जिसको सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक दो सवाल एवरी कंपटीशन में पूछा जाता है। बिहार में भी कई बार आ चुका है, इसके बाद ITI में भी आया है, दिल्ली पॉलिटेक्निक में भी आता है। तो समरूप त्रिभुज जानने से पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि सर्वांगसम एवं समरूप त्रिभुज में अंतर क्या है। तो सर्वांगसम का मतलब होता है, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भुजा या कोण, सम मतलब समान, यानी जिनके तीनों भुजा और तीनों कोण समान हो उसको सर्वांगसम कहते हैं, यानी समान रूप से बराबर। अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 रहना चाहिए, 7.2 है तो ये भी 7.2, ये 6 है तो यह भी 6। लेकिन समरूप का मतलब बड़ा या छोटा भी त्रिभुज हो सकता है, इसके जैसा नहीं कि एकदम से इक्वल। ठीक है, ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ये मान लिया 9 सेंटीमीटर है तो ये 4.5 सेंटीमीटर, यानी दोनों में अंतर क्या है। तो एक तो चिन्ह का अंतर पड़ जाता है कि इसको इस तरह से सर्वांगसम जब होता है तो इस तरह से चिन्ह देते हैं, और जब कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो इस तरह से चिन्ह देते हैं, यानी ये पहला तो ये अंतर ही हो गया। दूसरा हम क्या देखेंगे, सर्वांगसम में सभी रूप से समान होता है लेकिन समरूप में बड़ा या छोटा होता है। कहने का अर्थ ये है कि इसमें अगर दो वृत्त भी लेंगे तो दोनों का त्रिज्या समान होगा, यानी ये सिक्का तो ये भी सिक्का। इसमें क्या होगा, एक अठन्नी लेंगे तो एक चवन्नी, यानी ये बड़ा छोटे वृत्त की त्रिज्या भी हो सकती है। इसमें एक बड़ा रेखा लेंगे तो एक छोटी रेखा, बड़ा बराबर ही रेखा लेंगे तो बोलेंगे ABCD की सर्वांगसम है। और ये दो वृत्त, A वृत्त सर्वांगसम, B वृत्त सर्वांगसम है। लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे, बड़ा और छोटी भी रेखा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब सर्वांगसम या समरूप त्रिभुज में भी होते हैं, वृत्त में भी होते हैं और रेखा में भी होते हैं। लेकिन हम लोग के पढ़ना है त्रिभुज के बारे में, इसलिए त्रिभुज में हम लोग क्या देखें, तो सर्वांगसम होने के कुछ नियम होते हैं। वो नियम, इसमें ये 4 होता है और इसमें ये 4 होता है, तो दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। कौन ऐसे नियम है, पूछता है कि कौन ऐसे नियम है जो समरूप में होता है लेकिन सर्वांगसम में वह लागू नहीं होता है। तो ये या ये, इसका अर्थ होता है कि दोनों त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो। कहने का मतलब ये है, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री तो यह भी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री तो यह भी 90 डिग्री। तो बोलेंगे ए से ये समरूप है। लेकिन इसमें तीनों कोण वाला फॉर्मूला लागू नहीं होती है। हाँ, ऐसे हम बोल सकते हैं दो भुजाओं के, यानी S हो गया, ये भी S हो गया, दो भुजाओं के बीच का कोण यदि A है तो यहाँ भी दो भुजाओं के बीच का कोण A, तब दोनों त्रिभुज बोलेंगे SAS से, यानी जिनके दो भुजा बराबर हो एवं दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो तो बोलेंगे SAS नियम से। अगर तीनों भुजा इसमें बराबर ले लिए हैं, ठीक है, जैसे ले रहे हैं तीनों भुजा बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं S, तो इसमें भी S। लेकिन इसमें S का मतलब ये बराबर है, लेकिन इसमें S का मतलब दो त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपातिक मान बराबर हो। इसका मतलब AB के अनुपात संगत DE है और BC के अनुपात संगत EF है और AC के अनुपात संगत
DF है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें ध्यान दो, यानी 6/3 बराबर 8/4 बराबर 9/4.5। तो काटते हैं तो 2:2:2:2:1। तो तीनों जब 2:1 के बराबर आया, यानी अनुपातिक मान जब भुजा के समान हो, तब यहाँ पर समझ आ जाता है S S S। एक ये भी होता है जो हमें लिखना छूट गया था, इतना याद रखना। इसमें ये 5 रूल होता है, जबकि इसमें यही देखते हैं, इसमें ए नहीं होता है, S A होता है, ये होता है 5। तो इस तरह से हमने देखेंगे, इसमें ये 5 याद रखेंगे और इसमें ये 5 याद रखेंगे। इसका मतलब होता है एंगल साइड एंगल, यानी 2 कोण के बीच का भुजा बराबर। इसका मतलब होता है ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री, हाइपोटेनस यानी कर्ण H से, और S का मतलब साइड, यानी कि जब 2 त्रिभुज समकोण हो तो जब ये जितना तो उतना ही ये होना चाहिए। ये 90 डिग्री तो ये भी 90, ये 3 तो ये 3। तब हम बोलेंगे कि ये हो गया R और ये S और ये हो गया H। तो RHS, तो इसमें भी बोलेंगे RH और S, दोनों त्रिभुज RHS से सर्वांगसम हो गया। तो इस तरह से हमने देखा सर्वांगसम में सब चीज बराबर होता है, लेकिन समरूप में छोटा या बड़ा तो हो ही सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो भी क्योंकि बराबर रहने पर भी तो अनुपातिक मान समान ही आएगा। यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज को सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप भी कहा जा सकता है। यहाँ पर क्या देखेंगे, क्योंकि इसका अनुपातिक मान अगर बराबर लेंगे तो भी ये अनुपातिक मान बराबर होगा, भुजा बराबर तो अनुपातिक मान भी बराबर। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, याद रखना, सभी सर्वांगसम को समरूप बराबर आकार के बोल सकते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज को सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं। याद रखना, क्योंकि छोटा बड़ा जो त्रिभुज होगा वो तो सर्वांगसम नहीं होगा, और यहाँ पर बराबर रहने पर समरूप भी होगा और सर्वांगसम भी होगा। क्योंकि इतना बातें अगर याद रहता है, बहुत सारे बच्चे को तो इसी में घोंच पहुंच हो जाता है कि क्या सर्वांगसम है, क्या समरूप है। तो इसके लिए नहीं जब समझ में आए तो थोड़ा सा 9 या 10 के चैप्टर भी रीडिंग डाल देना चाहिए एक दिन, क्योंकि ये सब क्लियर रहेगा, तभी आगे जब समरूप त्रिभुज पढ़ाएंगे तो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि एक पर में अगर 5-6 पर में याद रखोगे तो एक पर सवाल जरूर बन जाएगा।